ये देखा गया है कि जिन लोगों की दिनचर्या बहुत अच्छी है उनको कोई बीमारी नहीं होती, और जिनको बीमारी हो रही है अगर वो कुछ परिवर्तन कर लें तो उनकी बीमारी भी ठीक होने लग जाती है। आपने अपनी बीमारियां ठीक करनी है, और दूसरा आप बीमार ना हो इसके लिए द्विकाल भोजन का वर्णन है। शाम का भोजन 6 साढ़े 6 बजे, सुबह का भोजन 9-10 बजे। डॉक्टर का सिर्फ 50% रोल है, 50% रोल आपका है। आपका खान पान कैसा है, आपका रहन सहन कैसा है, आपकी दिनचर्या कैसी है, आपकी ऋतुचर्या कैसी है। और यकीन मानिए अगर आपकी आदर्श स्थिति है तो बड़ी से बड़ी बीमारी भी आपकी रिवर्स हो जाएगी। आयुर्वेद में आचार्य चरक ने कहा है कि जब आपने किसी अपथ्य को छोड़ना है, कोई गलत चीज है, आपने एकदम नहीं छोड़ना। आज आप 5 बजे खा रहे हैं, कल आप 2 टाइम खाना शुरू कर दीजिए, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। धीरे धीरे आपने बदलाव करना है कि जिस खाने को बीमारियों के लिए बताया गया है, अगर वो खाना स्वस्थ व्यक्ति खाना शुरू कर दे, आपको कोई बीमारी नहीं लग सकती। क्या मुझे भूख है, क्या मुझे खाना चाहिए, क्या पिछला खाना हजम हो गया, इन बातों का विचार करके हमने ये तय करना है कि हमने खाना खाना है कि नहीं खाना है। क्यों? क्योंकि बिना भूख के खाना खाया, पिछला खाना हजम नहीं हुआ, अगला खाना खाया, यही आम दोष को पैदा करता है, यही टॉक्सिन को पैदा करता है। बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, पेट की गड़बड़, सारी बीमारियों को बाद में यही पैदा करता है। कॉफी चाय के साथ दूध का कॉम्बिनेशन बहुत डेंजरस है, और ऊपर से हम मीठा डाल देते हैं, इसलिए चाय और कॉफी बहुत खतरनाक है। आयुर्वेद की थ्योरी डाइजेशन की है, आयुर्वेद की थ्योरी न्यूट्रिशन की नहीं है। हम सिम्टम पे काम नहीं करते हैं, हम सिस्टम पे काम करते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर चट्ठा स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर गगनदीप शर्मा जी। गगनदीप शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी में। धन्यवाद सर, आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है जैसे कि लोगों की दिनचर्या खराब हो रही है, लोगों की डाइट बहुत ज्यादा खराब है, लोग गलत समय पे खाना खा रहे हैं, उस वजह से उनकी बीमारियां भी बढ़ रही हैं, और कई बार तो वो बीमारियों में उस स्टेज तक पहुंच जाते हैं जो कि इनक्योरेबल हो जाती है। तो हम उसका ध्यान कैसे रखें, दिनचर्या कैसे ठीक करें, लाइफस्टाइल कैसे ठीक करें, खान पान कैसे ठीक करें, आज हम उस पर बात करेंगे। हम आयुर्वेद के बारे में जानेंगे कि आयुर्वेद में इसके बारे में क्या क्या बता रखा है। तो सर, पहला मेरा सवाल यही होगा कि आमतौर पर लोग क्या क्या गलतियां करती हैं दिनचर्या में जिस वजह से वो बीमार पड़ते हैं। देखिए, आयुर्वेद हजारों साल पहले जब लिखा गया तो उसका जो मुख्य मोटिव था वो था स्वस्थस्य स्वस्थ रक्षणम अतुरस्य विकार प्रशमनम च, कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा की जाए। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको बीमार नहीं होने देंगी, मतलब हम बीमार ही ना हो, इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो उसमें दिनचर्या और ऋतुचर्या का वर्णन सभी हमारे जो आयुर्वेद के जो ऋषि मुनि रहे, चाहे आचार्य चरक, आचार्य बागभट्ट, आचार्य सुश्रुत, सब ने दिनचर्या का वर्णन किया। और जब आयुर्वेदिक बच्चों को, क्योंकि मैं एक प्रोफेसर भी हूं तो बच्चों को पढ़ाता हूं, तो शुरुआत में फर्स्ट ईयर में ही जो सब्जेक्ट है उसमें अष्टांग हृदय और उसमें और चरक संहिता, उसमें वर्णन आता है दिनचर्या का। दिनचर्या मतलब आपका पूरा दिन कैसा रहना चाहिए, तो उसमें आपका खान पान भी हो गया, उसमें आपका रहन सहन भी हो गया। और ये देखा गया है कि जिन लोगों की दिनचर्या बहुत अच्छी है उनको कोई बीमारी नहीं होती, और जिनको बीमारी हो रही है अगर वो कुछ परिवर्तन कर लें तो उनकी बीमारी भी ठीक होने लग जाती है। तो सर, हमें ये बताइए कि हमारी दिनचर्या ठीक कैसे हम कर सकते हैं, कैसी होनी चाहिए एक आइडियल दिनचर्या। देखिए, दिनचर्या की शुरुआत सबसे पहले जो है सुबह उठने से होती है। आजकल बहुत लेट उठ रहे हैं, लेट सो रहे हैं, तो आयुर्वेद के अनुसार जो सही टाइम है उठने का वह ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त आप समझ लीजिए कि सूर्योदय से जब सूरज निकलता है, आपके एरिया में जब भी आप देखिए कितने बजे सूरज निकलता है, वहां से उस समय से 96 मिनट पहले, मतलब 1.5 घंटा पहले जो है सूर्योदय का समय रहता है। आजकल 5:40 पे सूरज निकल रहा है, तो उससे 1.5 घंटा पहले 4, साढ़े 4, 5 बजे के बीच में जो है ब्रह्म मुहूर्त है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, और ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सुबह सबसे पहले आप ब्रश करिए। हाँ, आजकल ब्रश लोग कर रहे हैं, लेकिन आयुर्वेद में विभोर जी दातुन का वर्णन है जी। और ये कहा गया है कि दिन की शुरुआत ना आपकी कड़वे से होनी चाहिए।
जी। तो इसलिए नीम की दातुन का बहुत बेनिफिट है, और गुलर की दातुन का, गिलोय की दातुन का, ऐसे बहुत सारी दातुन हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि दातुन जो कड़वी होती है, मुंह में जब उठते हैं तो मुंह में बलगम, रेशा, कफ दोष की प्रधानता होती है। जी। तो जब हम तिक्त कषाय मतलब कसैला या कड़वा जब इसकी दातुन करते हैं तो क्या रहता है कि हमारे मुंह में जो गंदी बदबू है, जो बैक्टीरिया डेवलप हो रहे हैं, या जो ज्यादा बलगम कफ बन रहा है, जो ज्यादा गला खराब है, उसके लिए जो है बहुत अच्छा दातुन रहती है दिन की शुरुआत दातुन से। और जो सही समय है शौच जाने का, टॉयलेट जाने का, वो 5 से 6 बजे है। आयुर्वेद के अनुसार जो 2 से 6 बजे का टाइम है वो वात काल है, मतलब 5 से 6 बजे का टाइम समय अपान वायु का काल है। अपान वायु मतलब जो आपकी नेचुरल अर्जिज को टूवर्ड्स ग्रेविटी नीचे लेके जाती है। मतलब अगर आप 4:30-5 बजे उठते हैं और उसके आधे घंटे बाद आप शौच जाते हैं, आप टॉयलेट जाते हैं, तो देखा गया है कि आपका पेट बहुत अच्छे तरीके से साफ होता है। लेकिन ये ध्यान रखना है, सुबह आप तभी ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाएंगे, सुबह आप तभी सही समय पे शौच जा पाएंगे जब आप रात को समय पे सोएंगे। मतलब रात का जो आपका सोने का समय है वो 10 बजे से पहले का है। मेरा अनुभव ये है, शास्त्रों में भी ये लिखा है, दुनिया की सबसे अच्छी जो नींद है ना वो 9 से 12 बजे वाली है। जी। ये 3 घंटे की नींद आपकी बॉडी और आपको माइंड को 6 घंटे की रिलैक्सेशन देती है। जी। हमारे बहुत सारे जो आध्यात्मिक लोग हैं, जो धार्मिक लोग हैं, वो अमृत वेला में उठते हैं, सुबह 2, 3, 4 बजे उठते हैं। अब आप सोचिए कि फिर भी वो पूरा दिन तरोताजा रहते हैं। बहुत सारे लोग रात को 11 बजे सोते हैं और सुबह 9 बजे उठते हैं, फिर भी उन्हें थकावट है। कारण क्या है कि जब आप 9 बजे तक सो जाते हैं और जो 9 से 12 बजे वाली जब आप नींद लेते हैं और 9 बजे सोकर के जब आप 3 बजे उठेंगे ना तो आप फ्रेश उठेंगे, आप तरोताजा उठेंगे, आप में उत्साह होगा, आप में एनर्जी होगी, आपका नेचुरल, आपकी इम्यूनिटी इंक्रीज होगी। अब जब मैं 9 बजे सोने की बात कर रहा हूं तो उसके साथ अब खाना जुड़ा हुआ है कि रात का खाना जी। तो उसका एक मोटा सा नियम है कि सूरज छिपने से पहले आप रात का खाना ले लीजिए, या 7 बजे से पहले पहले आपका रात का खाना होना चाहिए। तो ये चीजें इंटरलिंक्ड है। मतलब आपने 7 बजे से पहले खाना खाया, उसके 2-2.5 घंटे बाद आपने सोना है जी। 6-7 घंटे की आपने नींद लेनी है, ठीक है। उसके बाद आप 4:30-5 बजे उठेंगे, 6 बजे से पहले पहले आपने शौच जाना है। अब आप जब हम कहते हैं कि जब हम 6-6:30 बजे खाना खाने की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हम तो यार लंच ही 4 बजे करते हैं, तो 6-6:30 बजे खाना कैसे खाया जाए जी। आयुर्वेद में द्विकाल भोजन का वर्णन है। भोजन आपका 2 समय ही होना चाहिए। ब्रेकफास्ट की हमारी पद्धति नहीं थी, जो हमारा इंडियन कल्चर है ना उसमें ब्रेकफास्ट नहीं था। हम तो कहते सुबह उठते थे 4:30-5 बजे, हमारे जो बुजुर्ग थे जी। और कुछ कोई पिन्नी पंजीरी खा करके या बादाम अखरोट सुबह खा करके वो खेत चले जाते थे जी। वो 9-10 बजे वापिस आते थे, तो 10 बजे उनका खाना होता था जिसे ब्रंच हम कहते थे, और शाम को 5-6 बजे खाना खाते थे। मतलब अगर सही पद्धति आप ये कहें कि आपने अपनी बीमारियां ठीक करनी है और दूसरा आप बीमार ना हो, इसके लिए द्विकाल भोजन का वर्णन है। शाम का भोजन 6-6:30 बजे, सुबह का भोजन 9-10 बजे। अब बात आती है कि वे दोपहर को क्या करें जी। दोपहर को भूख लगेगी, जो दोपहर का जो समय है वो फ्रूट्स का, फलों का सेवन करिए। आप 3-4 बजे सलाद ले सकते हैं, आप 1-2 बजे फल ले सकते हैं, क्योंकि फलों के लिए कोई स्पेशल टाइम नहीं है हमारे पास। सलाद क्या है कि हम खाने के साथ खाते हैं, लेकिन हमारा मानना है कि खाने से घंटा-1.5 घंटा पहले सलाद लीजिए, फ्रूट्स आप अलग लीजिए, सलाद आप अलग लीजिए, खाना आप अलग लीजिए। तो फिर बात उठती है कि अब 9-9:30 बजे, 9 से 10 बजे हमने कहा कि आप ब्रंच करिए जी। फिर अब हम उठे 5 बजे, अब 5 बजे से 9 बजे तक क्या करें, या 6 बजे से 9 बजे तक क्या करें जी। तो उसके लिए सबसे उत्तम क्या है कि रात को आप 5 से 10 बादाम पानी में भिगो लीजिए, 10 किशमिश, दाख जिसे हम कहते हैं, उसको पानी में भिगो लीजिए। मौसम के हिसाब से ये 2 चीजें आप हर मौसम में ले सकते हैं, बादाम और किशमिश पानी में भिगो करके आप गर्मियों में भी ले सकते हैं, आप सर्दियों में भी ले सकते हैं। अखरोट आप ले सकते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी में नहीं लेना, लेकिन फिर भी एक अखरोट अगर आप पानी भिगो करके लेते हैं तो ठीक है।
सर्दियों में आप 2 ले लीजिए। अंजीर आप 1-2 पीस पानी में भिगो लीजिए, और इसके साथ आप मखाने जो सफेद रंग के होते हैं, तकसीर में ठंडे होते हैं, उनको आप जो है रोस्ट करके ले सकते हैं। मतलब आपका 6-7 बजे का टाइम ये हो गया, 7 बजे, 9:30-10 बजे आपका अच्छा ब्रंच हो गया, 12-1 बजे आपका फ्रूट हो गया, 4 बजे आपका सैलेड हो गया, शाम को 6:30 बजे आपका डिनर हो गया, 9 बजे आपका सोना हो गया, और सुबह 4-5 बजे आपका उठना हो गया। यह एक आदर्श दिनचर्या है। और हमने मैं अभी तक भारत के 19 राज्यों और विश्व के 16 देशों के मरीजों का सफलतम इलाज कर चुका हूं। 1 लाख से अधिक मरीज मैंने ठीक किए हैं जी। और जिनमें अधिकतर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर थे। हमारे पास 550, 400, 450 शुगर वाला भी आया। हमारे पास कोलेस्ट्रॉल वाला 800 ट्राइग्लिसराइड था, जो नॉर्मल 200 चाहिए। हमारे पास वो पेशेंट भी आया और अंग्रेजी दवाइयां खा के भी थक चुके थे, और उन रोगियों की हमने डायबिटीज को रिवर्स किया, उनके कोलेस्ट्रॉल को रिवर्स किया, उनकी दवाइयों को हमने बंद किया। लेकिन हमने अकेला नहीं किया, 50% हमारा उसमें रोल था, 50% रोगी की खान पान, रहन सहन और दिनचर्या का रोल था। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि अकेला डॉक्टर आपको ठीक नहीं कर सकता है। डॉक्टर का सिर्फ 50% रोल है, 50% रोल आपका है। आपका खान पान कैसा है, आपका रहन सहन कैसा, आपकी दिनचर्या कैसी है, आपकी ऋतुचर्या कैसी है। और यकीन मानिए, अगर आपकी आदर्श स्थिति है तो बड़ी से बड़ी बीमारी भी आपकी रिवर्स हो जाएगी। तो एक आदर्श दिनचर्या है, मुझे लगता है सबको फॉलो करनी चाहिए। सर, 2 ही चीज ज्यादातर मायने रखती है एक स्वस्थ इंसान को स्वस्थ रखने के लिए, एक तो दिनचर्या और दूसरी होती है डाइट। अब हम डाइट के ऊपर बात करेंगे। पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि एक आम इंसान ऐसी कौन सी गलतियां कर रहा है अपनी डाइट को लेकर जिससे वो बीमार पड़ रहा है। देखिए, आयुर्वेद में 2 चीजें कही गई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मैंने दिनचर्या कही, टाइम इज मेडिसिन। आपको जो समय है वो दवाई है। मतलब आप क्या खा रहे हैं इसका महत्व बाद में है, आप कब खा रहे हैं इसका महत्व ज्यादा है। मतलब रात को 9 बजे आप उबली हुई सब्जी खा रहे हैं, उसका आपको नुकसान है, और शाम को 6 बजे अगर कभी गलती से कोई गलत भी खाया गया, वो भी आपको डाइजेस्ट हो जाएगा। तो समय का बड़ा महत्व है कि आपने टाइम पे खाना है। जैसे टाइम हमने 2 टाइम का भोजन बताया, तो टाइम पे खाना। हाँ, कई बार एक बात बीच में रह गई, कई बार कुछ रोगियों को तेजाब बनता है जी, एसिड बनता है, या कई बार हमसे प्रश्न पूछते हैं, अभी तो जी हमें 3 टाइम खाने की आदत है, हम 2 टाइम पे कैसे शिफ्ट हो। जी, ठीक है, तो अच्छी दिनचर्या के लिए क्यों, क्योंकि अभी तो हम 4 टाइम खा रहे हैं, 5 टाइम खा रहे हैं, तो हम कह रहे हैं 2 टाइम। अब कल से तो पॉसिबल हो नहीं सकता, तो हम कैसे इस चीज को, क्योंकि आयुर्वेद में आचार्य चरक ने कहा है कि जब आपने किसी अपथ्य को छोड़ना है, कोई गलत चीज है, आपने एकदम नहीं छोड़ना। आज आप 5 बजे खा रहे हैं, कल आप 2 टाइम खाना शुरू कर दीजिए, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। धीरे 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 आपने बदलाव करना है। मतलब किसी व्यक्ति को एसिड बनता है, अब जो तेजाब वाला व्यक्ति है ना, बहुत देर भूखे पेट नहीं रह सकता जी। ये एक साइकोलॉजिकली हंगर भी होती है। आप पिछले 15 सालों से 4 बार खा रहे हो, कैसे आप 2 टाइम पे शिफ्ट हो सकते हैं जी। ठीक है, तो उसको धीरे धीरे धीरे, मतलब अगर आप 3 टाइम खाना खा रहे हैं या आप 4 टाइम खा रहे हैं, तो उसको 3 टाइम पे करिए। 3 टाइम खाना खाने के लिए आपकी आदर्श डाइट क्या होनी चाहिए। अब उसमें क्वांटिटी का बड़ा रोल है, मात्रा जी। तो जितना आपने सुबह ब्रेकफास्ट करना है, अब ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर 3 टाइम खाना हो गया ना आपका जी। जितना आपने ब्रेकफास्ट करना है, जितनी भूखे खाइए, उससे आधा आपने लंच करना है जी, और लंच से आधा आपने डिनर करना है। मतलब सुबह अगर 8:30 9 बजे, अगर आप 5-6 बजे उठ रहे हैं, तो उसके 2-2.5 घंटे बाद अपना ब्रेकफास्ट लीजिए जी। 8:30 9 बजे आपका ब्रेकफास्ट हो गया। सपोज 3 रोटियां 300 ग्राम। अब लंच 1-1.5 बजे, 5 घंटे के बाद जी, उसमें 2, उससे हाफ, 1.5 से 2, और डिनर में 1 जी, मतलब 3:2:1। ये आपकी एक आदर्श डाइट रहनी चाहिए। वैसे भी कहा गया है कि सुबह का खाना राजाओं की तरह, दोपहर का खाना राजकुमारों की तरह, और रात का खाना भिखारियों की तरह, मतलब बिल्कुल कम खाना है। तो एक आप रात को विभोर जी कम तभी खा पाएंगे जब आप 7 बजे से पहले खाना खाएंगे। अब रात के बजा दिया आपने 10, पॉसिबल है ही नहीं कि 1 रोटी से आप रह पाएंगे। अब रात को कम खाए तो आपको समय पे सोना पड़ेगा। इसलिए आप एक चीज फॉलो नहीं कर सकते, दीज ऑल आर इंटरलिंक्ड।
ये आपस में इनका संबंध है। तो इस तरीके से जो है आपको इसको खाना चाहिए। अब दूसरा, क्या खाएं? जी बड़ा प्रश्न उठता है। और आजकल तो मैं देख रहा हूं कि दो किस्म के लोग हैं जो बीमार हैं। एक तो जो बिना सोचे समझे खाते हैं, जो मर्जी मन में आया खाना, और एक वो जो जरूरत से ज्यादा सोचते हैं। आजकल क्या है कि जो एलोपैथी सिस्टम है, जो वेस्टर्न सिस्टम है, डाइटिशियन है, यूट्यूब, फेसबुक, यूनिवर्सिटी पे बहुत सारे लोग हैं, वो न्यूट्रिशन की बात करते हैं। कैल्शियम, इसमें आयरन है, इसमें प्रोटीन है, इसमें फैट है, इसमें ये है, उसमें वो है। उस चक्रों में हम बहुत अच्छी चीजें बहुत ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं जी। उनका भी नुकसान है। पिछला भी डाइजेस्ट नहीं हुआ। उदाहरण के तौर पे सुबह क्या करते हैं, सुबह उठ के 2 गिलास पानी के पी लिए, फिर आपने हर्बल टी ले ली, फिर आपने फ्रूट सैलेड ले लिए, 9 बजे आपने मिस्सी रोटी ले ली, आपने व्हीट नहीं ली, हम व्हीट नहीं खाते जी, ठीक है ना। आपने रागी की रोटी ले ली, 11 बजे आप फ्रूट ले रहे हो, 1 बजे आप सलाद ले रहे हो, फिर 2 बजे आप जो है वो लंच कर रहे हो, फिर शाम को 4 बजे आप मखाने रोस्ट करके ले रहे हो, शाम को 6 बजे आप सूप ले रहे हो, रात को 8 बजे आप खाना ले रहे हो, रात को 10 बजे आप दूध ले रहे हो। अब आप कोई तला नहीं खा रहे हो, कोई आप फास्ट फूड नहीं खा रहे हो, लेकिन ये भी बीमारियों का घर है। बहुत सारी अच्छी चीजें, क्यों? आपके पेट की एक डिमांड है, वो आपसे मांग करता है। जब आप अननेसेसरली एक्सेस चीजें उसमें डालेंगे तो उसकी डाइजेशन गड़बड़ हो जाएगी। आयुर्वेद में कंसेप्ट है अग्नि का, आपकी जठराग्नि गड़बड़ हो जाएगी। जठराग्नि है डाइजेस्टिव फायर। जैसे भोजन को पकाने के लिए हम गैस को ऑन करते हैं, उसकी एक फ्लेम होती है जो उस भोजन को पकाती है, वैसे ही हमारे अंदर भी एक अग्नि होती है जो भोजन में अंदर लेते हैं, उसको पचाने का और उसको पकाने का काम शरीर में शुरू होता है। उसको पचाने के बाद मल को अलग निकालती है, जो उसके घटक द्रव्य हैं, जो तत्व हैं, जैसे हम विटामिन, कैल्शियम, आयरन हम कह देते हैं उनको, उसको अलग उसका पाचन करके फिर उसका एब्जॉर्प्शन और असिमिलेशन होती है, मतलब शोषण होता है। शरीर उसको चूस के कैल्शियम की जरूरत हड्डियों में जाएगी, ऐसे पूरे शरीर में हमारे तत्व जाएंगे जी। तो जब बहुत सारी एक्सेसिव चीजें हम जब लेंगे, मतलब अति भोजन करेंगे जी, या हम भोजन नहीं भी करेंगे, कोई बार फास्टिंग, आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग का बड़ा चला हुआ है जी, ठीक है। और लोग क्या कर रहे हैं कि 18 घंटे कुछ नहीं खा रहे हैं, 19 घंटे कुछ नहीं खा रहे हैं जी। अब भोजनात, बहुत देर तक भोजन नहीं करना, अति भोजनात, ज्यादा भोजन करना, इससे क्या हो रहा है कि हमारी अग्नि डिस्टर्ब हो रही है, डाइजेस्टिव फायर डिस्टर्ब हो रही है, और जो हम खा रहे हैं उसके बॉडी में टॉक्सिन बन रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ब्लोटिंग है, पेट गैस है, जलन है, खट्टे डकार है, कब्ज है, जबकि डाइट तो उनकी बहुत अच्छी है जी। लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अभोजनात् भी दुष्यति अग्नि, अति भोजनात् ये भी दुष्यति अग्नि। कम भोजन नहीं करना और ज्यादा भोजन करना, ये अग्नि को दूषित करता है, जिस करके खाया पिया हजम इस तरीके से नहीं होता है, और जब हजम नहीं होता है तो सारे बॉडी में टॉक्सिन बनने लगते हैं, जिसे हम आयुर्वेद में आम कहते हैं। आम का कारण जठराग्नि की मंद होने की वजह से आम बनता है और उस सारी बीमारियों को पैदा करता है जी। तो डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए, एक आइडियल डाइट कैसी होनी चाहिए? देखिए, पहले तो जब आपकी एक आइडियल डाइट की बात करते हैं तो मेरा एक निवेदन है कि अपने दिमाग से प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन का कंसेप्ट बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। क्योंकि उस कंसेप्ट के साथ जब आप लेंगे तो हम बहुत गड़बड़ करते हैं। सबसे पहले अग्नि का कंसेप्ट, मेरी भूख कितनी है, भूख के अनुसार खाना खाना, और दूसरा मौसम के अनुसार। मतलब आइडियल डाइट के सबसे पहला नियम है कि वो आपकी भूख के अनुसार होनी चाहिए। दूसरा, वो मौसम के अनुसार। मौसम के अनुसार जो सब्जियां हैं, जो फल है, वो आपके लिए श्रेष्ठ है। तो जब हम एक आइडियल डाइट की बात करते हैं तो क्योंकि डाइट के साथ साथ आपकी, जैसे हमने दिनचर्या की बात की, वो भी साथ होनी चाहिए। तो सुबह आप उठे, नहाए धोए, ब्रश किया, आपने टॉयलेट गए, उसके बाद आपने योग प्राणायाम किया, थोड़ी सैर की, उसके बाद पूजा पाठ किया, जरूर आपने करना है। आध्यात्मिक आपने जरूर रहना है, और अपने आप को मेंटली ग्रो करना है, स्पिरिचुअली आपकी ग्रोथ चाहिए। उसके बाद आप उठने के 2, ढाई, 3 घंटे के बाद आपने अपना ब्रेकफास्ट लेना है। तो ब्रेकफास्ट में कभी हफ्ते के 1-2 दिन परांठे भी लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी दिन पोहा ले लीजिए, किसी दिन जो है सब्जी के साथ आप चपाती ले लीजिए, उसको चेंज करते रहिए। ये आपका जो है
आप ब्रेकफास्ट हो गया, जितनी आपको भूख है करिए, भूख से थोड़ा सा कम करिए। 12-1 बजे आप जो भी मौसमी फल है उसका सेवन करिए। 1 बजे जितना आपने ब्रेकफास्ट किया है उससे आधा आप लंच करिए। तो लंच के लिए आप रागी की रोटी ले सकते हैं, ज्वार की रोटी ले सकते हैं, कोदरे की रोटी ले सकते हैं, बाजरे की रोटी ले सकते हैं, बेसन की रोटी ले सकते हैं, जौ की रोटी ले सकते हैं। हाँ, ध्यान रखना है ये मौसम के अनुसार होना चाहिए। बाजरा गर्मियों में नहीं खाना है। रागी और ज्वार, बेसन इसकी तकसीर ठंडी होती है, तो इसका आप सर्दियों के साथ साथ गर्मियों में भी सेवन कर सकते हैं, मिलेट्स जिसे हम कहते हैं। हाँ, ये जरूर ध्यान रखना है कि जब आप मिलेट्स लेने हैं, क्योंकि खुश्क हैं, इनके साथ थोड़ा देसी घी का सेवन आपने जरूर करना है। तो मिलेट्स रोटी के साथ आपकी दाल, आपकी मौसमी सब्जी हो सकती है। रात को आप एक हिस्सा, तो रात को बहुत अच्छा है, आप हफ्ते के 1-2 दिन आप खिचड़ी ले सकते हैं। देखिए, खिचड़ी एक बहुत अच्छी न्यूट्रिशियस डाइट है, लेकिन नॉर्थ इंडियंस ने या अधिकतर लोगों ने, या आप पंजाब में कहिए, बड़े मिसअंडरस्टूड फूड है। मतलब लोग कहते हैं कि खिचड़ी का मतलब है बीमार व्यक्ति का खाना खाना जी। लेकिन आप देखिए कि खिचड़ी में जो दाल है उसमें प्रोटीन है। अगर आप न्यूट्रिशन के हिसाब से देखते हैं, मैं अग्नि के हिसाब से बात करूंगा, मैं पाचन के हिसाब से बात करूंगा, लेकिन क्योंकि अधिकतर लोग न्यूट्रिशन देखते हैं जी, एक डाइट पूरी, उसमें आपकी फैट भी होनी चाहिए, आपका कार्बोहाइड्रेट्स भी होनी चाहिए और आपकी जो प्रोटीन भी होनी चाहिए जी। तो दाल में प्रोटीन है। अब दाल कौन सी? साबुत मूंगी, धुली मूंगी हो सकती है। चावलों में कार्बोहाइड्रेट्स है। और तीसरा मैंने कहा देसी घी डाल के आधा चम्मच 1 चम्मच आप जरूर डालिए, तो इसमें फैट है। मतलब बड़ी अच्छी डाइट है जो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है जी। आपको बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है। और आप सोचिए कि जिस खाने को बीमारियों के लिए बताया गया है, अगर वो खाना स्वस्थ व्यक्ति खाना शुरू कर दे, आपको कोई बीमारी नहीं लग सकती। हाँ, कई बार कुछ लोगों को भूख ज्यादा लगती है और वो कहते हैं जी खिचड़ी से कुछ नहीं बना। जिन लोगों को भूख ज्यादा लगती है, जिन लोगों का शुगर बढ़ता है, जो लोग मोटापे के रोगी हैं, तो आयुर्वेद में क्योंकि एक कफ डोमिनेटिंग है, कफ दोष प्रधान है, तो आप हैरान होंगे कि आम भाषा में लोग कहते हैं आप ना हल्का खाना खाइए। मोटापे वाले व्यक्तियों को कहते हैं हल्का खाना खाइए, जी। शुगर वाले व्यक्तियों को हल्का खाना खाइए। आयुर्वेद कहता है भारी खाना खाइए। और भारी कौन से हैं? भारी खाने का मतलब क्या है? वो लेट हजम होगा, आपको भूख नहीं लगेगी। और जब भारी खाने की, जब गुरु द्रव्यों की जब बात करते हैं, गुरु के साथ साथ तो रुक्ष होने चाहिए बस जी। मतलब भारी हो लेकिन खुश्क हो जी। तो कौन से है? ज्वार है, बाजरा है, कोदरा है, रागी है, मिलेट्स जो सारे हैं वो भारी हैं लेकिन रुक्ष हैं। तो क्या करेंगे? खुश्की की वजह से वो आपके फैट को नहीं बढ़ाएंगे, और जब वो खुश्क होंगे तो उनमें कहीं ना कहीं शुगर उनका कम होगा, तो आपके शुगर को नहीं बढ़ाएंगे जी। तो इस तरीके से आपका रात का जो ये आ गया। और रात को आप 9-9:30 बजे सोइए। अब इसमें 2 चीजें बड़ी आती हैं जो कि बड़ा पूछते हैं हमसे जी। और बड़े ज्वलंत प्रश्न है, और जब भी हम कहीं बात करने जाते हैं तो पानी के बारे में और दूध के बारे में। जी। कुछ लोग कहते हैं जी दूध बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, दूध जहर है, दूध से ऐसा हो जाता है, दूध से वैसा हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं दूध में प्रोटीन है, लेना चाहिए। तो मैं तो आयुर्वेद में हमारे शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, मैं तो किताबों की बात करूंगा, मैं तो रेफरेंस के हिसाब से बात करूंगा। तो आयुर्वेद में किसे दूध पीना चाहिए, किसे दूध नहीं पीना चाहिए, इसका पूरी तरह से वर्णन है। मतलब किसी व्यक्ति के लिए दूध अमृत है और किसी व्यक्ति के लिए दूध जहर है। पहली बात, रात को दूध पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए? रात को दूध तब पीना चाहिए अगर आप रात का खाना 7 बजे से पहले खाते हैं जी। और जो 3:2:1 डाइट है। और कितने बजे रात को कितने बजे पी सकते हैं? मतलब जैसे आप 7 बजे हम जो है खाना खाते हैं तो 9-9:30 बजे खाने के 2-2.5 घंटे बाद। देखिए, दूध इंडिपेंडेंट एक मील है, इसमें 80% केजीन प्रोटीन है जी। तो पूरा मतलब तो गुरु है। तो अगर आपने रात का भारी खाना खाया है तो ये इंडाइजेशन करेगा, ये कॉन्स्टिपेशन भी कर सकता है जी। दूध में भी जो भैंस का दूध है उसको निद्राजनक कहा गया, बड़ी अच्छी नींद लेके आता है जी। तो और जो गाय का दूध है वो हल्का है, गाय का दूध उत्तम माना गया है। देसी गाय का हो तो बहुत ज्यादा अच्छा है, अदरवाइज देसी गाय का तभी गाय का पीना, नहीं तो भैंस का दूध पीना, ये ध्यान रखना।
99% मार्केट में बलायती गाय के नाम पे गाय का दूध बिक रहा है, वो बिल्कुल नहीं पीना जी और ये रिसर्च हो चुकी है। डॉक्टर डिक वुडफोर्ड जो न्यूजीलैंड के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने डेविल इन द मिल्क एक किताब लिखी है, जिस किताब में उन्होंने बताया है कि जो क्रॉस ब्रीड जो गायें हैं उनका जो दूध है उसमें BCM7 नाम का एक पदार्थ पाया जाता है जो आपको डायबिटीज पैदा करता है, हाइपरटेंशन पैदा करता है, जब छोटे बच्चों में पैदा होती है शुगर डेवलप करता है। तो आपने तो क्योंकि आयुर्वेद में जिस गाय का वर्णन है ना, अब आज से 3000 साल पहले कौन सी गाय होती थी? देसी गाय होती थी जी तो उसका वर्णन है। तो रात को आप दूध ले सकते हैं। किसने दूध नहीं लेना और किसने दूध पीना है? देखिए, जो बहुत मोटा व्यक्ति है उसको दूध बंद रखना है, जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उसने दूध बंद रखना है, जिसका फैटी लीवर है और मोटा है उसने दूध बंद रखना है, जिसकी फिजिकली कोई एक्टिविटी नहीं है उसने दूध बंद रखना है, जिसको जुकाम, खांसी, रेशा, गला खराब जिसको ज्यादा रहता है उसने दूध बंद रखना है। मतलब आयुर्वेद के अनुसार जो कफज रोगी हैं, जिनमें कफ दोष की प्रधानता है, उसने दूध नहीं पीना है। और किसने पीना है? जो पतला व्यक्ति है, वात और पित्त। क्यों? क्योंकि दूध शीतल है, ठंडा है, इस करके ये पित्त के गुण के विरुद्ध है, जो उष्ण गुण है और जो तीक्ष्ण गुण है उसके विरुद्ध है, और वायु का रुक्ष गुण है उसके विरुद्ध इसका जो स्निग्ध गुण होता है। इसलिए दूध को वात पित्त शामक कहा गया है। मतलब जिसको ज्यादा गर्मी लगती है, जो ज्यादा पतला है, जो ज्यादा मेहनत करता है, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, बुजुर्ग है, या जो बच्चा बढ़ता हुआ बच्चा है, जो बहुत जिसकी फिजिकली एक्सरसाइज है, जो बहुत जिम करता है, उसने जो है उसके लिए दूध अमृत है। और लेकिन दूध एक इंडिपेंडेंट मील है। इस बात का ध्यान रखना है कि आपने 7 बजे अगर आप पहले खाना खाइए तो आपने दूध पीना है। अगर उसके बाद आप खाना 8 साढ़े 8 बजे खाकर के रात को अगर दूध आप पी रहे हैं तो दूध सारी बीमारियों का कारण है, पहला। दूसरा, सुबह आपने दूध नहीं पीना है। खाली पेट वाला दूध अच्छा नहीं है। और खासकर हम देखते हैं कि बहुत सारे हमारे ना एलर्जी वाले पेशेंट आते हैं। ये बच्चे हैं जिनको बार बार बुखार हो रहा है, जिनको बार बार जुकाम हो रहा है, बलगम बन रहा है, बार बार उसका पेट खराब हो रहा है, उसमें दमा उत्पन्न हो रहा है, उसमें शरीर में एलर्जी हो रही है, उसमें सोराइसिस पैदा हो रही है, वाइटिलिगो हो रहा है। तो ऐसे केसेस में हम सुबह का दूध बिल्कुल बंद करते हैं, क्योंकि सुबह का दूध, सुबह मंद अग्नि होती है, कफकाल है, हमारी अग्नि प्रॉपर प्रज्वलित नहीं होती, तो उस टाइम दूध मंद अग्नि करता है, पहली बात। दूसरी बात, सुबह जब आप दूध पीते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो सुबह नाश्ता का समय है ना वो बड़ा आगे हो जाए। भूख ही लगती है आपको, तो आप 10-11 बजे खाते हैं। अब 11 बजे खा के 2 बजे आप दोबारा खाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि लंच का टाइम हो गया। क्योंकि हम ना हम घड़ी देख के खाना खा रहे हैं, हम भूख देख के खाना नहीं खा रहे हैं। खाना बन गया हम इसलिए खाना खा रहे हैं, खाने का समय हो गया हम इसलिए खाना खा रहे हैं, सारे खाना खा रहे हैं हम इसलिए खाना खा रहे हैं। क्या मुझे भूख है? क्या मुझे खाना चाहिए? क्या पिछला खाना हजम हो गया? इन बातों का विचार करके हमने ये तय करना है कि हमने खाना खाना है कि नहीं खाना है। क्यों? क्योंकि बिना भूख के खाना खाया, पिछला खाना हजम नहीं हुआ, अगला खाना खाया, यही आम दोष को पैदा करता है, यही टॉक्सिन को पैदा करता है। बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, पेट की गड़बड़, सारी बीमारियों को बाद में यही पैदा करता है। डॉक्टर साहब, हम दूध की बात कर रहे थे तो मैं ये जानना चाहूंगा, कई लोग बोलते कच्चा दूध पीना चाहिए, कई लोग बोलते उबाल के दूध पीना चाहिए, तो इसके बारे में आपका क्या टेक है? नहीं, देखिए, कच्चा दूध नहीं पीना चाहिए, दूध उबाल के ही पीना चाहिए। और उबाल करके जब वो गुनगुना हो जाए उसके बाद आपने दूध जो लेना, क्योंकि उबाल के जब उसको अग्नि का संस्कार होता है ना, तो जो उसकी गुरुता है उसकी कम हो जाती है, वो लघु हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको मोटापा है, बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल है, तो आप दूध पीना चाहते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जब आपने दूध उबाला तो उसकी आपने मलाई निकाल ली, फैट कम हो गया उसमें, उस दूध को पी सकते हैं। तीसरा क्या है कि पशुओं को बहुत सारी बीमारियां रहती हैं, जैसे अगर गाय या भैंस को ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी का बैक्टीरिया है, और वो बैक्टीरिया दूध में आ जाता है, तो आपको भी टीबी हो सकता है। तो उसके लिए भी, उस हाइजीन को मेंटेन करने के लिए भी दूध को उबाला जाता है। और उबाल के, जैसे दाल को पका करके जब अग्नि का संस्कार होता है तो दाल अच्छी हजम होती है। चावलों को पका करके, अब चावल आप भिगो कर खा लीजिए, पेट दर्द करेंगे, जब उसको पकाएंगे, अग्नि का संस्कार देंगे तो जल्दी उसका पाचन हो जाएगा। वैसे ही जब आप दूध को हम उबालेंगे तो उबालने के बाद उसका पाचन सही हो जाता है। तो अगला, कई बार अब
माता पिता हमसे पूछते हैं कि जी आपने कह दिया है जुकाम में, खांसी में, बुखार में, रेशे में खाली पेट दूध नहीं देना, लेकिन बात वही आ गई, अब वो तो 5-5 टाइम दूध पी रहे हैं। जी। अब क्या करें हम? जैसे मैंने कहा कि आपने किसी भी बुरी आदत को एकदम नहीं छोड़ना है। जी। बीच का रास्ता क्या है? तो हम कहते हैं मलाई को निकाल दीजिए, नियम नंबर 1। दूध को जो है आधा दूध आधा पानी डालिए, नियम नंबर 2। तीसरा, मीठे की मात्रा कम कर दीजिए, नियम नंबर 3। और चौथा, उस दूध में जैसे हम कॉफी डालते हैं ना ऊपर से, बहुत सारे लोग कॉफी और मतलब चाय डालते हैं दूध में ताकि हम उसके बलगम रेशे को खत्म करें। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कॉफी चाय के साथ दूध का कॉम्बिनेशन बहुत डेंजरस है और ऊपर से हम मीठा डाल देते हैं, इसलिए चाय और कॉफी बहुत खतरनाक है। तो उसमें क्या करना है, आपने सौंठ, ड्राई जिंजर, उसका पाउडर बना के रखिए। दूध आपने उबाला, ऊपर से 2 चुटकी आपने उसमें डाल दिया और कॉफी की तरह उसको हिला दिया। थोड़ा 2 चुटकी आप हल्दी भी मिला सकते हैं, हल्दी का तीसरा हिस्सा, चम्मच का चौथा हिस्सा, 1 ग्राम 2 ग्राम हल्दी एक गिलास में और आधा ग्राम 1 ग्राम शुंठी, आप उसको घोल करके आप उस दूध को पी सकते हैं। उससे क्या होगा कि दूध का जो कफ है, जो बलगम है, जो रेशा है, जो भारीपन है, जो एलर्जी पैदा कर रहा है, जो बीमारी पैदा कर रहा है, जो आम उत्पन्न कर रहा है, तो सूंठ आपकी अग्नि को बढ़ा देगी, उसका पाचन अच्छे तरीके से कर लेगी, तो आप में अग्नि मांद्य उत्पन्न नहीं होगा। तो सूंठ डाल करके आप उस दूध को दीजिए और धीरे 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 आपने उस दूध को, सुबह के दूध को बंद करना है। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि चाय और कॉफी बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए, वो एक जहर का काम करती है, वो कैसे करती है? नहीं, देखिए क्या है कि सबसे पहली बात कि चाय का वर्णन आयुर्वेद में कहीं में नहीं है जी। और चाय हमारे खान पान रहन सहन का हिस्सा कभी न रही। 1830-32 के टाइम अंग्रेजों ने इसको इंट्रोड्यूस किया जी। और हमें मतलब उसको बनाना शुरू किया। तो हालांकि उन्होंने जब इंट्रोड्यूस किया था ना, तो उन्होंने चाय इंट्रोड्यूस की थी जी, ठीक है, जिसे ब्लैक टी कहते हैं जी। लेकिन हमने फिर उसमें दूध डाला, हमने उसमें मीठा डाल करके हमने एक अपनी रेसिपी बना दी। कॉफी जब इंट्रोड्यूस हुई तो ब्लैक कॉफी के नाम पे हुई थी, लेकिन हमने उसमें दूध डाला, हमने उसमें चीनी डाले। तो इन तीनों का जो आपस में कॉम्बिनेशन है ना, वो विरुद्ध है, आयुर्वेद में विरुद्ध आहार है, ठीक है, तो वो बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए हम कहते हैं कि चाय का सेवन नहीं करना चाहिए। और तीसरा एक ये भी है कि ये बहुत सारी बॉडी में, क्योंकि घर में रहती है तकसीर में जी, अंग्रेजों के खान पान में था, क्योंकि वहां सिर्फ ठंड होती थी जी, उन्होंने इस हिसाब से इंट्रोड्यूस किया, तो उन्होंने बेचना शुरू किया, किसी ने खरीदी नहीं तो उन्होंने मुफ्त पिलाना शुरू किया। तो एक टाइम के बाद हमारे एडिक्शन बन गई, नशा बन गया। देखिए, मेरा मानना है कि चाय एक सामाजिक तौर पर मान्यता प्राप्त नशा है जिसको हम सभी लोग करते हैं। किसी के घर जाइए, चाय लेंगे, चाय बनाइए, या हमने किसी को हम ताना मारना हो, उसने तो चाय भी नहीं पूछी जी, मतलब हमने एक ऐसा इसको एक सिंबल बना दिया सोसाइटी में कि इसके बिना कोई भी आओ भक्त नहीं हो सकती जी। तो क्या हो रहा है कि चाय अंदर बहुत ज्यादा एसिड बनाती है हमारी बॉडी में, तेजाब बनता है, तो जलन, खट्टे डकार, और उसके बाद बॉडी की पथरी होने का कारण, यूरिक एसिड बढ़ने का कारण, पिछले खाना खाना सड़ जाता है अंदर, वो कारण, तो उसका कारण जो हो वो चाय है। तो अब हम बात करते हैं कि चाय तो इंडिया में थी नहीं, तो हम भारतीय लोग क्या करते थे जी, ठीक है, गर्मियों में हमारा क्या खान पान था, कतीरा गोंद, नींबू पानी, जलजीरा, चटनियां और उसके बाद लस्सी, इस तरीके का हम सेवन करते थे। अब आप हैरानी देखिए, हैरानी की बात क्या है कि चाय हमने कहा कि बहुत गर्म होती है जी, तो अब 45 डिग्री टेम्परेचर है, आज का 44 डिग्री टेम्परेचर है जी, लेकिन हम बहुत सारी चीजें बंद कर देते हैं। अच्छा जी, लहसुन बंद कर दीजिए तो गर्म होता है, अदरक बंद कर दीजिए गर्म होता है, हमारे पास रोगी आते हैं, दवाई गर्म तो नहीं है जी, जब उसको पूछते हैं भाई चाय, वो तो मैं 4-5 बार पी लेता हूं दिन का, मतलब जो दुनिया की सबसे गर्म चीज है वो चाय है, उसके लिए कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन जो अच्छी चीजें हैं, बादाम हमें गर्म लगते हैं, किशमिश भी हमें गर्म लगती है, मखाने भी गर्म लगते हैं, अच्छी चीजें हमें सारी गर्म लगती हैं, लेकिन चाय जब हम उसके बारे में बात करते हैं, क्यों? क्योंकि हमें उसकी लत लग चुकी है। जब मैं नशे की बात कर रहा हूं तो नशे की परिभाषा क्या है? जिसकी तलब उठे जी, आपका मन करे, जिसको पी करके थोड़ी देर आपकी बॉडी में एनर्जी आ जाए,
आपको लगे मेरे में तो ताकत आ गई, स्टेमिना आ गया। जब जब उसका प्रभाव खत्म हो तो आपको दोबारा दिल करेगा उसके लेने का जी आपको थकावट महसूस हो, और जब आप उसको ले तो आधा पौना घंटे में आप लगे मैं तो बहुत एनर्जेटिक हो गया। जी तो ये बिल्कुल सारे नशे की परिभाषा है, और चाय के साथ ऐसा ही हो रहा है। तो चाय का अब प्रश्न पूछते हैं, अब चाय छोड़नी कैसे जी? बिल्कुल हमने कहा 4 टाइम पी रहे हो, बिल्कुल कल से बंद नहीं करनी। मैं आपको, जब मैंने अपने 2007-8 साल से 16-17 साल पहले जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की, जी तो शुरू में आप नई नई किताबें पढ़ी हुई थी, व्यवहारिक कम थे, जी किताबों की नॉलेज ज्यादा थी। हमने कहा चाय बंद करिए। जी 2-4-6 महीने बाद क्या होना कि मेरे मरीजों ने मुझे कहना कि जी आपकी दवाई का जो नुकसान हो रहा है जी, हमारे शरीर की दर्दें बढ़ गई जी, हमें तो नींद नहीं आती जी, हमें चक्कर आना शुरू हो गए जी, हमें तो थकावट हो रही है। मुझे 3-4 महीने ही समझ नहीं आ रहा है कि यार दवाइयां तो मैं ठीक दे रहा हूं। मैं क्या करता था, उनकी चाय एकदम बंद कर देता था। अब चाय जब उनकी बंद कर देता था, सुबह उठ करके गाय को दोने के लिए जो है उसमें एनर्जी चाय से आती थी। अब मैंने चाय बंद कर दी, अब सुबह तो थकावट हो, उसका सिर दर्द होता है, चाय पी के सिर दर्द ठीक हो जाता था। जी शराब पीने वाले के साथ शराब पी के ठीक हो जाता है, भूखी खाने के बाद भूखी से उसको ताकत आ जाती है, जी अफीम खाने के बाद वैसा होता है, अफीम से दारू पीने के बाद, दारू के पीने के बाद ताकत आ जाती है थोड़ी देर के लिए। जी वो चाय कर रही थी, तो बाद में मुझे पता लगा ओहो, तो मैंने रोगियों की चाय बंद कर रहा हूं। क्योंकि देखिए मेरा मानना है कि आपके सबसे बड़े गुरु ना आपके रोगी हैं, वो आपको बताते हैं कि आपने कैसे प्रैक्टिस करनी है। तो फिर मैंने सोचा अब चाय को एकदम बंद करने से तो बहुत नुकसान हो रहा है, और उस डर के मारे दोबारा पीना शुरू कर देता है। तो उसको कैसे छोड़ना है? बिल्कुल पहले 4 बार पी रहे हैं, 3 बार करिए, 5-7 दिनों के बाद 2 बार करिए, फिर 1 चम्मच पत्ती के डाल रहे हैं, फिर पौना चम्मच पत्ती का डालिए, फिर आधा चम्मच चाय पत्ती का डालिए, फिर उसका तीसरा हिस्सा करिए, फिर उसका चौथा हिस्सा करिए, फिर उसको बंद करिए, फिर उसका सब्स्टिट्यूट। अब क्या है ना, 2 प्रकार, एक तो मानसिक नशा होता है, आंखों को भी होता है ना जी कि चाय सामने पड़ी है। अब अगर चाय नहीं पिएंगे तो उसका क्या सब्स्टिट्यूट हम कर सकते हैं कि आपको चाय का बेनिफिट भी हो, चाय का नुकसान ना हो, और जो आप पी रहे हैं उसका आपको बेनिफिट हो जाए। जी तो उसके लिए हम रोगियों को सलाह देते हैं कि आप घर में चाय पत्ती बनाइए, जिसमें पत्ती नहीं होगी, उसमें जड़ी बूटियां होगी। आप क्या क्या डाल सकते हैं? सौंफ, छोटी इलायची, मुलट्ठी, तेज पत्तर, दालचीनी, और उसके बाद सौंठ, काली मिर्च। हाँ, अगर आप पित्त प्रधान है, मतलब आप में जलन, खट्टे डकार, तेजाब ज्यादा बनता है, जी क्योंकि चाय से बनता है, तो आपने जो है क्या डालना है? मुलट्ठी, छोटी इलायची, सौंफ, तेज पत्तर और थोड़ी सी सूंड। हाँ, थोड़ी दालचीनी भी डाल सकते हैं। हाँ, अगर आप में जो है जलन, खट्टे डकार, तेजाब नहीं है, तो आप काली मिर्च डाल दीजिए, सौंठ की मात्रा ज्यादा बढ़ा दीजिए, दालचीनी की मात्रा ज्यादा बढ़ा दीजिए। और अगर आपको जुखाम, रेशा साथ में बनता है तो उसमें गुलबनफसा डाल दीजिए। और अगर आपको थोड़ी स्ट्रेस भी रहती है तो आप उसमें ब्रह्मी शंखपुष्प भी ऐड कर सकते हैं। हार्ट के लिए आप उसमें अर्जुन ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने एक डिटॉक्स टी अपने पेशेंट के लिए बनाई है। तो हम जो जो पेशेंट कहते हैं मैं चाय छोड़ना चाहता हूं, तो हम उसको कहते हैं कि डिटॉक्स टी। उसमें और बहुत सारी चीजें हैं, तो ऐसे 20-25-30 जड़ी बूटी हमने उसमें डाली है। तो धीरे धीरे अब क्या है, अब ये अग्नि को बढ़ाने वाली है, जठराग्नि को बढ़ाती है, खाने को हजम तरीके से करती है। तो उसमें हम कहते हैं कि ठीक है, इसमें आप थोड़ा सा मीठे में गुड़ शक्कर डाल दीजिए या धागे वाली मिश्री डाल दीजिए, थोड़ा सा आप दूध भी डाल सकते हैं, क्योंकि यहां पर चाय पत्ती के साथ दूध का जो है वो कॉम्बिनेशन सही नहीं है। तो क्या है, वो आपको स्वाद चाय का देता है, वो आपको कलर चाय का देता है, और आपको ताजगी भी आती है, आपका हाजमा भी अच्छा होता है, और एंड ऑफ द डे आपकी अग्नि प्रदीप्त होती है और खाए पिए आपको सही लगता है। तो धीरे धीरे, मतलब चाय एकदम बंद नहीं करनी है, उसको धीरे धीरे कम करना है। पहले उसका 4 बार ले रहे हो, 3 बार करनी है, फिर 2 बार, फिर 1 बार। पत्ती की मात्रा अगर 1 चम्मच ले रहे हैं, पौना चम्मच, आधा चम्मच, चौथा हिस्सा फिर छोड़नी है। और साथ में जब आपने पत्ती की मात्रा कम करनी है तो साथ साथ जो मैंने बताई दालचीनी, सौंफ, इलायची, मुलट्ठी, उसकी मात्रा को आपने बढ़ाते जाना और इस चाय का आपने सेवन करना। डॉक्टर गगनदीप शर्मा, हम दिनचर्या और डाइट के बारे में बात कर रहे थे, तो सबसे ज्यादा एक बात सामने आती है कि लोग डिटॉक्स के पीछे भागते हैं। डिटॉक्स भी 2 तरीके का करते हैं, या तो मतलब जूसेस पी लेते हैं या फिर पंचकर्मा यूज करते हैं वो। तो डिटॉक्स जूस कौन कौन से हो सकते हैं और पंचकर्मा क्या होता है और उसको कैसे करना चाहिए? देखिए, डिटॉक्स का आजकल मतलब एक वेस्टर्न मार्केट, मतलब इसको बहुत डिटॉक्स के नाम पे बहुत कुछ बेकार की चीजें बेची जा रही हैं। तो सबसे
आयुर्वेद में डिटॉक्स के लिए सबसे चीज बता काल भोजन। पहले तो समय पे भोजन किया जाए। काल भोजनम आरोग्य करणाम श्रेष्ठम, समय पे किया हुआ भोजन सबसे श्रेष्ठ है। और मात्रा में भोजन करना, जितनी आपकी भूख लगी है उसका चौथा हिस्सा आपने पेट खाली रखना। तीसरा, आपकी अगर अग्नि अच्छी है तो अग्नि ही आपको डिटॉक्स करेगी। जठराग्नि का जो विषय है आयुर्वेद का, वो डाइजेस्टिव फायर अगर अच्छी है तो आपको डिटॉक्स करेगी। तो हम डायरेक्ट डिटॉक्स पे ना आकर के हम हम रोगी की अग्नि पे कार्य करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उसकी जठराग्नि अच्छी है तो भारी चीज भी वो अच्छे से पचा लेगा और उसकी बॉडी में टॉक्सिन इकट्ठे नहीं होंगे। तो जब डिटॉक्स की बात आती है तो समय पे किया हुआ भोजन वो भी आपको डिटॉक्स करता है, नंबर 1। दूसरा, मात्रा में किया हुआ भोजन, चौथा हिस्सा पेट का खाली रखना, वो भी आपको डिटॉक्स करता है। और जो है अच्छा भोजन, ऋतु के अनुसार जो भोजन किया गया है वो भी आपको डिटॉक्स करता है। और फिर भी आजकल डिटॉक्स के लिए जो थ्योरी चली है न्यूट्रिशन की थ्योरी, कि आप ये न्यूट्रिशन लीजिए, आप ये लीजिए, आप इस सप्लीमेंट को लीजिए। आयुर्वेद की थ्योरी डाइजेशन की है, आयुर्वेद की थ्योरी न्यूट्रिशन की नहीं है। हम सिम्टम पे काम नहीं करते हैं, हम सिस्टम पे काम करते हैं। मतलब अगर आपकी डाइजेशन अच्छी होगी तो आपकी बॉडी नेचुरल आपको डिटॉक्सिफाई करेगी, क्योंकि अगर अग्नि अच्छी होगी तो आपको डिटॉक्सिफाई करेगी। अग्नि अच्छी होने के बाद अगर आप अपने आप को डिटॉक्सिफाई करना चाहते हैं तो आयुर्वेद में 2 प्रकार की चिकित्साएं बताई गई हैं, शमन चिकित्सा और शोधन चिकित्सा। शमन चिकित्सा जो है जिसमें हम खान पान, रहन सहन, उसके खान पान कुछ मतलब सप्लीमेंट दे करके या औषधियां दे करके बॉडी की ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन जब डिटॉक्सिफिकेशन की बात आती है तो है पंचकर्मा, जी, हाउ टू डिटॉक्सिफाई योर बॉडी। पिछले दिनों में एक न्यूज चैनल, आज तक न्यूज चैनल में एजेंडा आज तक आता है, तो उसमें डॉक्टर त्रेहान, आप सब जानते हैं कि भारत के नहीं विश्व के बड़े नोन जो है वो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, मेदांता हॉस्पिटल में वो कार्डियोलॉजिस्ट हैं। तो उनसे पूछा गया, जैसे हम बातचीत कर रहे हैं, उनसे पूछा गया कि डॉक्टर साहब ऐसी कौन सी चीज है जिसको करने से आपकी, ऐसा कौन सा सप्लीमेंट है, ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो आपकी आयु को बढ़ाए कि आप 100 साल जी सकें, पहली बात, और आप निरोगी रह सकें। तो ऐसी कौन सा सप्लीमेंट है, कौन सी थेरेपी है? उन्होंने कहा ऐसा कोई सप्लीमेंट नहीं है। उनके साथ जो भारत के नोन जो हिपेटोलॉजिस्ट थे, डॉक्टर सरीन, वो भी बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा, देखिए मैं तो एक आयुर्वेद का विशेषज्ञ हूं, मैं तो अपनी बात कहूंगा, लेकिन एक एमडी डीएम जो है कार्डियोलॉजिस्ट मेदांता हॉस्पिटल चला रहा है, वो क्या बोल रहे हैं कि सबसे अच्छा क्या चीज है? पंचकर्मा। आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए पंचकर्मा सबसे श्रेष्ठ है। तो इसलिए किसी भी चीज से बॉडी डिटॉक्सिफाई नहीं होती। आप अपनी अग्नि को सही करिए, समय पे खाना खाइए, मात्रा में खाना खाइए, तो आपकी अग्नि ठीक रहेगी, बॉडी डिटॉक्सिफाई करेगी। लेकिन जब डिटॉक्सिफिकेशन की बात आती है तो पंचकर्मा में 5 चीजें आती हैं। अब पंचकर्मा का भी सोसाइटी में गलत तरीके से प्रचार हो रहा है। पंचकर्मा का मतलब मसाज करना पंचकर्मा नहीं है। पंचकर्मा का मतलब जो है वो सिर पे तेल डालना पंचकर्मा नहीं है। ये पंचकर्मा उपक्रम है। जो सही पंचकर्मा है वो है वमन, विरेचन, 2 प्रकार की बस्तियां कही गई आचार्य चरक के अनुसार, आस्थापन बस्ती, निरुबस्ती 4, और 5वां नस्य, ये है आचार्य चरक के अनुसार। और आचार्य सुश्रुत ने वमन विरेचन वैसे बताया है, बस्ती, चौथा नस्य, और बाद में रक्त मोक्षण मतलब ब्लड लेटिंग, वहां से ब्लड निकालना। ये जो है 5 चीजें पंचकर्म में आती हैं। तो दिस इज द बेस्ट वे टू डिटॉक्सिफाई योर बॉडी। डॉक्टर गगनदीप शर्मा, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपने दिनचर्या के बारे में बताया, आपने डाइट के बारे में बताया, आपने ये बताया कि 100 साल तक अगर आपने स्वस्थ रहना है तो पंचकर्मा का सहारा जरूर लें। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।